नमस्कार दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं सुबह 10 बजे दिल्ली से छपने वाले 13-14 अखबारों के साथ। किस अखबार में क्या छपा क्या छिपा, कोई ऐसी खास जानकारी जो अखबारों में है, कोई ऐसी खास जानकारी जो मैं आपको दे सकता हूं। इसके अलावा रिसर्च के जरिए अगर मैं कुछ किसी खबर के खास एंगल या खास पहलुओं के बारे में पता करता हूं, वो भी आपको हर रोज बताता हूं। तो आज की खबरें क्या है दोस्तों, इस पर बात करने से पहले मैं आज फ्लैशबैक से शुरू करना चाहता हूं, कुछ पुरानी हेडलाइंस से, क्योंकि कई बार अतीत में झांकना जरूरी होता है। कई बार नेताओं के दावे वादे बड़ी बड़ी बातों को समझने के लिए पास्ट में जाना जरूरी होता है। दिल्ली के अखबारों में, इन अखबारों में क्या हेडलाइन है ये सब आगे बताऊंगा। क्या खास बात है वो आगे बताऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं, बड़ी खबरें हैं जिसमें गहलोत ने क्या कहा, क्या कर सकते हैं, कांग्रेस क्या कर सकती है, अलग अलग नेताओं के दावे हैं राजस्थान को लेकर, देश भर में कांग्रेस के प्रदर्शन की खबरें हैं, असम और बिहार में बाढ़ से तबाही की खबरें हैं, स्पीकर की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है, उसमें क्या होगा, ऐसी तमाम चीज़ें हैं, जानकारियां। बीएसपी ने जो एक नई चिट्ठी जारी करके कहा है व्हिप का उल्लंघन करेंगे तो आपकी सदस्यता जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच मेरा इरादा आज आपको फ्लैशबैक में ले जाने का है, 3 साल पहले की हेडलाइंस याद दिलाते हुए यूपी के हालातों के बारे में बताने का है। तो हम चलते 3 साल पहले, उसके बाद आएंगे वर्तमान में, थोड़ा अतीत की यात्रा करते हैं, उसके बाद वर्तमान में आएंगे। 3 साल पहले, और ये क्यों कह रहा हूं ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि कल फिर यूपी में गुंडागर्दी हुई है, तांडव हुआ है, 3 हत्याएं हुई है खुलेआम डंके की चोट पर। एक शहर में, दूसरे शहर में भी एक हत्या, एक वकील की किडनैपिंग, और लगातार इसमें पुलिस की लापरवाही है, क्या है, पुलिस का निकम्मापन है, नाकारापन है, ये सब बताऊंगा। लेकिन आपको सबसे ज़रूरी है फ्लैशबैक में ले जाना। क्यों, आप खुद समझेंगे। धैर्य से कुछ देर तक ये वीडियो आप देखिए, आपको समझाता हूं सिलसिलेवार ढंग से। तो सबसे पहले चलते हैं कुछ साल पहले, 3 साल पहले 2017 में, जब यूपी में चुनाव हो रहे थे विधानसभा के। उस चुनाव के पहले और चुनाव के बाद की अखबारों की हेडलाइन और आज की खबर और उससे तुलना हालात की। तो 2017 के चुनाव के पहले दोस्तों, अमित शाह का बयान है, मैंने गूगल सर्च करेंगे आप तो आपको भी मिलेगा, हम सबके जहन में वो दर्ज है। जब उन्होंने कहा था, रैलियों में कहते थे भाजपा की सरकार बनते ही गुंडे यूपी छोड़ देंगे। ये बयान है उनका जनवरी 2017 का, और ऐसे कई बयान है, प्रधानमंत्री मोदी के भी बयान है। तब वो रैलियां कर रहे थे जब यूपी में सरकार बनाने के लिए। उसके बाद जब सरकार बन गई, ये मैं दिखा रहा हूं अमित शाह का बयान आपको। उसके बाद जब सरकार बन गई यूपी में, तो दिनेश शर्मा ने, जो डिप्टी सीएम बने, उनका पहला इंटरव्यू है, उन्होंने इसमें भी कहा इंटरव्यू में कि गुंडे अब यूपी छोड़ देंगे, गुंडे या तो सुधर जाएं या यूपी छोड़ देंगे, ये उन्होंने कहा। इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल, यही धमकी चेतावनी का इस्तेमाल, इसी तरह का योगी ने 26 मार्च को, योगी आदित्यनाथ, नए मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा जीतने के बाद, गुंडे सुधर जाएं या यूपी छोड़ दें। सबकी भाषा आपको एक तरह की लग रही होगी, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद, तत्काल बाद तक। सुनने में ये बड़ा अच्छा लगता है, एक डायलॉग की तरह लगता है, सुधर जाओ वरना यूपी छोड़ दो, सुधरोगे नहीं तो मारे जाओगे, ठोके जाओगे, ठोक दो, तमाम तरह की जुमलेबाजी हुई। उसके बाद क्या हुआ, बीच के हालात पर बात करने से पहले मैं वर्तमान में आऊं, उससे पहले एक बात, सवाल, जब योगी राम राज्य की बात करते हैं, एक और उनका बयान दिखा मुझे, मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था, एक और बयान दिखा अक्टूबर 2017 में, अयोध्या में जब दिवाली मनाने का एक भव्य आयोजन हुआ, तब उन्होंने कहा 2017 तक पूरा हो जाएगा राम राज्य का सपना। ये योगी आदित्यनाथ का बयान है। अयोध्या में फिर से सुन लीजिए, 2017 तक पूरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में राम राज्य का सपना। योगी आदित्यनाथ का 18 अक्टूबर 2017 का ये बयान है, और ये उन्होंने तब कहा था जब दीपावली पर पहले चरण का आयोजन है। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करते हुए कहा था। तो दोस्तों, क्या यूपी में राम राज्य आ चुका है? अब मैं बताता हूं क्या आ चुका है और आपको भी अंदाजा होगा। इसी तरह से एक और बयान है योगी का, मैं जानबूझकर आपको 2 साल 3 साल पहले की हेडलाइंस की तरफ ले जाता हूं, यह बहुत जरूरी है। फरवरी 2020 का बयान है, 17 फरवरी का, यूपी में राम राज्य स्थापित करना हमारा लक्ष्य है, योगी आदित्यनाथ।
और उसके बाद राम राज्य कैसे स्थापित हो रहा है। हाल की घटनाएं आप लगातार वीडियो में देख रहे हैं कि गाजियाबाद में एक पत्रकार की हत्या हुई, कानपुर में एक शख्स की किडनैपिंग के बाद 1 महीने बाद तक उसकी लाश नहीं मिली है, और पुलिस ने जो झोल रचा, जो खेल रचा, पुलिस की नाकामियों के कच्चे चिट्ठे पर वीडियो बना चुका हूं, फिर भी आगे बताऊंगा। लेकिन आज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब अखबार से शुरू करता हूं। अभी क्या हुआ है, ये क्यों जरूरी है यह कहना। और ऐसी घटनाओं पर, इतनी बड़ी घटनाओं पर मीडिया का तेवर क्यों गायब दिखता है कि जब आप कहते हैं कि यूपी में राम राज्य लाने का हमारा सपना है, और जब आप एक टाइमलाइन भी तय कर देते हैं कि यूपी में 2019 तक पूरा हो जाएगा राम राज्य का सपना, और हो गया 2020, तो क्या राम राज्य स्थापित हो गया? और जो चीज़ें मैं बता और गिना रहा हूं, क्या यही राम राज्य के स्थापित होने की का पैमाना है? और सुनने में ये सारी हेडलाइन कि गुंडे सुधर जाएं या यूपी छोड़ दें, वीर रस से ओतप्रोत लगता है। तो वीर रस की हेडलाइन, वीर रस के डायलॉग और ज़मीनी हकीकत जरा समझिए, देखिए और सोचिए। क्या अखबार, क्या चैनल ऐसी वीर रस वाली हेडलाइन के पैमाने पर कसते हुए आज के यूपी के हालात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं? चलिए, क्यों कह रहा हूं ये बताता हूं। आज के अमर उजाला से मैं शुरू करता हूं। पेज नंबर 5 पे अमर उजाला में खबर छपी है। ये खबर है कासगंज की, यूपी का ये जिला है, कासगंज की खबर है पेज नंबर 5 पर। ये देखिए, इसमें उत्तर प्रदेश में कैसे कासगंज में एक गांव में लोगों को मारा गया है, 3 लोगों को, प्रधान का परिवार था, और कैसे कासगंज, ये है कासगंज में प्रधान परिवार के 3 लोगों की ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर, गोलियां बरसाकर हत्या। यह अमर उजाला की खबर है। लेकिन गोलियां बरसाकर हत्या या गोलियां मारना या ऐसी घटनाएं होना, सिर्फ इसके आधार पर हम नहीं कह सकते कि यूपी में तांडव हो रहा है। कहने का आधार है, कहने का आधार है। क्यों कह रहा हूं ये बताता हूं। क्योंकि सब में सिस्टम पुलिस की नाकामी है। आपको लग रहा होगा कि आज मैं सिर्फ इस पर बात कर रहा हूं, हां, क्योंकि आज बहुत जरूरी है, उसके बाद बाकी हेडलाइंस। क्योंकि यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा है, 22 करोड़ की आबादी है। इतनी बड़ी आबादी दुनिया के कई 6-6, 8-8, 10-10 देश मिलाकर इतनी बड़ी आबादी होती है जितनी यूपी की है। तो कासगंज में हुआ क्या दोस्तों? इसमें हुआ, होडलपुर गांव की ग्राम प्रधान के ससुर, वो भी ग्रामपुर प्रधान हैं, और ये सब का इनका परिवार है। 3 लोग आ रहे थे और करीब 20 लोगों ने उन्हें बिजली घर के पास घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। इसमें 5 लोगों को गोली लगी, जिसमें उपचार के दौरान इनमें से 3 की मौत हो गई। और जो फायरिंग की 20 लोगों ने, 30 राउंड फायरिंग सरेराह, सरेआम। और अगर इस तरह से खुलेआम फायरिंग और गुंडागर्दी और 20 से 30 लोगों की जमात दनादन फायरिंग, तो क्या कहेंगे। लेकिन आगे क्या है इसमें, जिसके आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुंच रहा हूं कि पुलिस बेलगाम है, बेकाबू है, निकम्मी है, नाकारी है, या पुलिस अपनी ड्यूटी का निर्वाह नहीं कर रही है। अपराधी और वो तो बेलगाम हैं। अब इसी में खबर है, अमर उजाला के हवाले से बता रहा हूं, इसमें खबर है कि परिवार के लोगों का कहना है कि उनसे रंजिश मानने वाले लोग लगातार परिवार के लोगों की घेराबंदी कर रहे थे। हत्या आरोपियों की इस करतूत की जानकारी गांव के अन्य लोगों को थी। परिवार के लोगों ने मामले की शिकायत सोरों पुलिस से की थी। पुलिस ने सिपाही को गांव में जांच पड़ताल के लिए भेजा, लेकिन हत्या आरोपियों ने पुलिस के सामने भी गाली गलौज की। ग्रामीणों और परिवार के लोगों का कहना है कि पुलिस इस शिकायत की अनदेखी कर रही थी। यदि पुलिस सतर्क होती और प्रभावी तरीके से कार्रवाई करती तो शायद ये घटना नहीं होती। पुलिस अधिकारियों के समक्ष भी परिवार के लोगों ने जानकारी दी। मुद्दा यहां ये है, मैं इसलिए कह रहा हूं, गुंडागर्दी या फायरिंग हो सकती है, इतनी बड़ी आबादी है, हर जगह, हर मोहल्ले में पुलिस नहीं हो सकती, हर घर के बाहर। लेकिन यहां पुलिस की लापरवाही, इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, यूपी पुलिस की बहुत बार मैंने तारीफ की है। कई बार यूपी पुलिस ने तारीफ के लायक काम भी किया है। अभी भी एक जिले में गोंडा में एक बच्चे को छुड़ाया, अगवा किया, तस्वीरें देखी होगी। लेकिन यहां पुलिस को शिकायत की, पुलिस को पता था, उसके बाद भी ये हुआ, शहर में हुआ, सरेआम हुआ, सरेराह हुआ, और इसमें पुलिस की लापरवाही है। अब दूसरी कहानी क्या है? ऐसी कई कहानियां। एक अभी खबर पता चला कि अलीगढ़ में थाने के सामने गोली मारी है एक लड़के को। यह भी खबर है कि अलीगढ़ के थाना सिविल लाइंस में के पास चंद कदम की दूरी पर सिंचाई विभाग कॉलोनी में हमलावरों ने 25 साल के एक लड़के को गोली मार दी। कल की बात है, हरियाणा में नौकरी करता था लड़का, बहन का इलाज कराने अलीगढ़ आया। बीमार बहन की भी मौत हो गई और लड़के की भी मौत हो गई, और थाने से चंद कदम की दूरी पर।
रंजिश का मामला हो सकता है, इसका कुछ अतीत हो सकता है, इसका भी कुछ ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो सकता है, ये जांच से पता चलेगा। मुद्दा ये है कि थाने से चंद कदम की दूरी पर बदमाशों ने यूं गोलियां बरसाई तो बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। जिन बदमाशों और गुंडों के लिए अगर आपने कहा, जिसमें अमित शाह ने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही गुंडे यूपी छोड़ देंगे, तो क्या गुंडों ने यूपी छोड़ दिया? अगर आपने कहा कि गुंडे सुधर जाएं या यूपी छोड़कर चले जाएं, तो कहां सुधर गए? क्या घटनाएं क्या कह रही हैं ये सामने है। इसी तरह से भी बुलंदशहर की एक खबर देख रहा हूं, ये सब मैंने निकाला है रिसर्च से, सब उस तरह से अखबारों में नहीं है। बुलंदशहर में खबर निकली, पता चली कि एक वकील किडनैप्ड है, अभी उसका लापता है। जो कानपुर की खबर 4 दिन पहले की खबर थी, जो मैंने आपको एक वीडियो के जरिए बताया था, उसमें खबर में यह है कि अभी तक लाश नहीं मिली है उस संजीत नाम के शख्स की, जिसकी 1 महीने पहले, 1 महीने से ज़्यादा हुए, 22 तारीख को किडनैपिंग हुई। कई दिन बाद शायद 29 तारीख को फिरौती मांगी गई। 23 तारीख को फिरौती का नाटक ड्रामा रचने में पुलिस भी भागीदार थी और उसके बाद उसकी मौत हुई। 1 महीने के बाद खुलासा हुआ कि पुलिस के नाकारेपन की वजह से एक जान चली गई। अब खबर क्या है अमर उजाला में? 72 घंटे 35 गोताखोर, नहीं मिला संजीत का शव, पिता बोले पुलिस पर यकीन नहीं। है अमर उजाला की हेडलाइन। पुलिस लाश खोज रही है। इसी में खबर है कि जो कह रही है कि पुलिस जितनी, माफ़ करें, हिंदुस्तान में खबर है, मैं आता हूं इस खबर पर, चूंकि ये बहुत ज़रूरी है कि ये आपको समझना कि दरअसल हो क्या रहा है। हिंदुस्तान में खबर है, पेज नंबर 7 पर आता हूं इस खबर पर, जिसमें क्या अतिरिक्त जानकारी है वो आपको बताता हूं। बहुत तैयारी करनी पड़ती है इसके लिए। पेज नंबर 7, हाँ, इसमें इसी मुद्दे पर खबर है। हिंदुस्तान में 48 घंटे की फोन सुनकर पकड़े अपहरणकर्ता, ये हिंदुस्तान में खबर है, कानपुर वाली। अब सवाल उठता है, 48 घंटे तक फोन सुना और ये सब कब शुरू हुआ? 23 जुलाई की सुबह सफलता मिली और 21 जुलाई के बाद इन्होंने नंबर को सर्विलांस में लगाया। लड़के की किडनैपिंग हुई 22 तारीख को। पुलिस के पास लगातार शिकायत होती रही। नामजद अभियुक्त के तौर पर उन्होंने शिकायत की, आनाकानी पुलिस करती रही, फिरौती का नाटक होता रहा, पुलिस उसमें शामिल रही और उसके बाद उसकी लाश नहीं मिली है। पता चला कि उसको मार तो 6 दिन पहले दिया गया था, फिरौती का नाटक उसके मारने के 15 दिन बाद तक भी चल रहा था। तो अब ये पुलिस अगर सर्विलांस कर रही है तो सांप के निकल जाने के बाद लकीर पीटने वाली बात है कि सांप निकल गया, अब लकीर पीट रहे हैं, आप सर्विलांस पे रखिए, पता करिए, लाश ही नहीं मिल रही है। ये तो है उस मामले के। विक्रम जोशी की कहानी मैं कई बार कह चुका हूं। और अगर यूपी में ये सब हो रहा है, अगर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं, अगर गुंडों के हौसले इतने बुलंद हैं, अगर पुलिस की ऐसी कहानियां आ रही है कि पुलिस के पास शिकायत की गई, पुलिस ने लापरवाही बरती, चाहे विक्रम जोशी का मामला हो, चाहे ये कासगंज की जो स्टोरी खबर मैंने बताई, 3 लोगों की सरेआम सरेराह दिन दहाड़े हत्या हो, चाहे कानपुर की घटना हो। अगर हम और पास्ट में ले चलते हैं, क्योंकि पास्ट में जाना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी अतीत में झांकना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी का ही अगर आप देखेंगे, जब वो मुख्यमंत्री थे, 12, 13, 14 के उनके भाषणों को सुनेंगे और आज के हकीकत आप देखेंगे तो कई बार पता चलेगा, बीच बीच में गर्मी है तो इसकी आप परमिशन देंगे तो आपको पता चलेगा कि दरअसल कहने और करने में फ़र्क क्या है। यूपी में और क्या हुआ? बड़ी घटनाएं, गुंडे डर के भाग जाएंगे, अमित शाह का दावा था। प्रधानमंत्री के भाषणों को सुने तो लगता है कि जैसे ही यूपी में बीजेपी की सरकार बनती तो पता नहीं क्या होता। अगर वो जुमले नहीं थे तो हकीकत हमने सोनभद्र में देखा। सोनभद्र की घटना आपको याद होगी कि सोनभद्र में क्या हुआ था, किस तरह से पिछले साल जुलाई में कैसे गुंडों की जमात कहें या जो भी दबंग लोग थे, उन्होंने किस तरह से खुलेआम 30-40 गाड़ियों में सवार होकर, ट्रैक्टर और ट्रॉली में सवार होकर आए। एक गांव में ज़मीन कब्जे की बात थी या ज़मीन को लेकर विवाद था, उस ज़मीन को खाली कराने के लिए गुंडे ट्रैक्टर से आए, ट्रॉली से आए और उसके बाद 300 लोगों का दस्ता आया और उसके बाद दनादन गोलियां चली, 10 वहीं मारे गए, 26 लोग अस्पताल में जख्मी हुए, मतलब जख्मी होकर अस्पताल में भर्ती हुए खुलेआम। उस केस में भी पुलिस को सारी जानकारी पहले से थी क्योंकि ज़मीन विवाद का मामला था। जरा विजुलाइज करिए, तब भी मैंने इस पर वीडियो में कहा था, तब मैं TV9 में काम करता था। विजुलाइज करिए कि 30 ट्रैक्टर और ट्रॉली से अगर 300 लोगों की जमात जा रही होगी तो किस तरह से पहुंची होगी। क्या लोकल पुलिस इतनी नाकारा और निकम्मी थी कि उसे पता ही नहीं चला? लेकिन घटना हुई
और उसके बाद 10 लोग मारे गए थे। इसको सीधा नरसंहार कह सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जब ऐसी घटना होती है और विपक्ष हमलावर होता है, तो जो मीडिया के दोस्त हैं वो विपक्ष पर हमलावर होते हैं और कहने लगते हैं विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष राजनीति कर रहा है। जैसे इस केस में भी आज अखिलेश यादव का एक ट्वीट है, और ये ट्वीट बहुत अहम है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। चूँकि हालांकि अखिलेश यादव के राज में भी उन पर भी बहुत आरोप लगे और कई घटनाएं हुई, उस समय भी बुलंदशहर जैसा गैंगरेप हुआ, बहुत सारी घटनाएं हुई। एक ट्वीट उन्होंने किया, कासगंज जिले में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्याओं से प्रदेश दहल गया है। हत्यारों के फरार होने की खबर है। यूपी में धारावाहिक आपराधिक घटनाओं को देखकर लगता है कि प्रदेश की बागडोर अब शायद भाजपा सरकार के हाथों से निकलकर बदमाशों के हाथों में चली गई है। नहीं चाहिए भाजपा, नो मोर बीजेपी करके उन्होंने हैशटैग करके ट्वीट किया। चलिए, वो उनका पॉलिटिकल बयान हो सकता है, लेकिन हकीकत मैंने आपको बता दी। और ये अगर है तो मैं बार बार 100 बार 1000 बार कहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी को अपने उस बयान को देखना चाहिए और उस बयान की रोशनी में चिंतन करना चाहिए, जब उन्होंने एक मियाद तय कर दी थी आज से 3 साल पहले, आज से 2 साल पहले, जब उन्होंने कहा, उन्होंने 2017 में कहा, फिर रिपीट कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं आप वीडियो में रिपीट करते हैं, हाँ मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि मेरा एम्फेसिस, मेरा जोर होता है इस चीज़ पर। जब 2019 तक पूरा हो जाएगा राम राज्य का सपना, और उसके बाद अगर रेप की घटनाओं का जिक्र करें, अभी आपने देखा होगा एक पीड़ित परिवार ने लखनऊ में विधानसभा के सामने आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। एक मर गई लेडी और पीड़िता का मरने के पहले का बयान है, जिसमें उसने कहा कि पुलिस और दबंगों के बीच मिली भगत की वजह से उसे इंसाफ नहीं मिला। ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से, ऐसी घटनाएं। अमेठी की वो पीड़िता थी जिसने कहा हमलावरों की पुलिस से साठगांठ थी, आग लगाकर दौड़ती हुई थी। वो वीडियो विचलित करने वाली तस्वीर थी। उस पीड़िता का बयान, अंतिम जिसकी मौत हो गई, उसने भी इल्जाम लगाया पुलिस पर। तो दोस्तों, ये सारे सवाल हैं। मुझे लगता है इन सवालों को, अपने पुराने बयानों को और उसके बाद ज़मीनी हकीकत को, गुंडों के हौसलों को योगी जी को एक बार फिर से देखना चाहिए। कह देना, डायलॉग की तरह बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना और ज़मीनी हकीकत, इसमें जब फ़र्क होता है तो सवाल उठता है। अब वापस लौटते हैं बाकी खबरों की तरफ। तो शुरू करता हूँ, पॉलिटिकल खबरें हैं, बाढ़ की खबरें हैं। बहुत भयानक स्थिति है बिहार और असम में। लेकिन एक बार पॉलिटिकल पहले आपको बता दूं, चूँकि आपको पता होगा कि राजनीति का मामला गर्म है और किस ढंग से राजस्थान में 17 दिनों से तनातनी की स्थिति है। तो भास्कर से मैं शुरू करता हूं। भास्कर की पहली खबर यही है, राजस्थान का ड्रामा, कांग्रेस आज करेगी देश भर में राजभवनों का घेराव, ये कांग्रेस ने कहा है। और इसी में राहुल ने कहा कि भारत का लोकतंत्र संविधान के आधार पर चलेगा। बीजेपी ने कहा कुर्सी की भूख ने कांग्रेस को लोभी बना दिया। लेकिन राज्यपाल पर एक आरोप लगे, संगीन आरोप। और संगीन आरोप इसलिए कि अगर कैबिनेट उन्हें प्रस्ताव भेजती है कि हम सदन का सत्र बुलाना चाहते हैं, तो राज्यपाल को सदन के सत्र को बुलाने में ऐतराज़ की कोई वजह नहीं होनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे संवैधानिक विशेषज्ञ कह रहे हैं। और इसलिए राज्यपालों पर आरोप लगते हैं कि कहीं केंद्र की कठपुतली तो नहीं है, केंद्र के इशारे पर तो नहीं काम करते। ये 70 साल में 70 राज्यपालों पर आरोप लगे, कोई नई बात भी नहीं है। लेकिन अभी इन पर लगे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा राज्यपाल को केंद्र सरकार की सहायता और सलाह के साथ काम करना होता है, लेकिन वह केंद्र सरकार के अपने आका की बात सुन रहे हैं। इस मुद्दे पर इन्होंने जो संगीन आरोप राज्यपाल पर लगाए हैं, अब सुनवाई अभी होनी है, सुप्रीम कोर्ट में होनी है, पता चलेगा क्या होगा। तनातनी की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। ये खबर है। इसमें एक दिलचस्प है कि मार्गरेट अल्वा, पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा ने कहा है कि राजस्थान संकट टालने के लिए कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष को सुझाव दिया है कि सोनिया गांधी दोनों नेताओं पायलट और गहलोत को एक प्याली चाय पिलाने के लिए 10 जनपद बुला लें तो दोनों की सियासी करवाहट दूर हो सकती है, उन्होंने कहा है। इसके अलावा क्या क्या खबरें इसमें मैं एक बार बता दूं, फिर दूसरी पर चलता हूं। नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान में क्या छपा है इसमें ये भी बता दूं आपको। हाँ, पहले पेज पर तो वही है जो मोदी ने कहा है, पीएम ने हमारी पीठ, माफ़ करें, पाकिस्तान ने हमारी पीठ में छुरा भोंका। ये कल जो करगिल की शहादत के जवानों की शहादत को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है। ये सब आप पढ़ ही चुके होंगे चूँकि कल भाषण था। अब हिंदुस्तान में भी यही छपा है, भाजपा कांग्रेस में जुबानी जंग तेज। लेकिन इसमें एक दिलचस्प चीज़ है,
जो कांग्रेस के सवाल हैं वो भी हैं। और श्याम सुमन ने एक स्टोरी लिखी है, आप देख पा रहे हैं, शायद आपकी तरफ बढ़ा देता हूं इसे, कोशिश करूंगा कि मैं ग्राफिक लगा सकूं, जिसमें इन्होंने कहा राज्यपाल के पास अन्य विकल्प नहीं, वही जो मैंने कहा, जिसमें इन्होंने लिखा है संवैधानिक विशेषज्ञों से बात करते हुए कि राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के बीच यदि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था को देखें, यदि राज्य कैबिनेट सत्र बुलाने की सिफारिश करती है राज्य कैबिनेट, तो राज्यपाल के पास इसे मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं, वो अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उच्चतम न्यायालय के संविधान पीठ ने यह व्यवस्था अरुणाचल प्रदेश से संबंधित नवाम राबिया मामले में जुलाई 2016 में दी थी। कोर्ट ने कहा था, हमारा मत है सामान्य परिस्थितियों में जब मंत्री परिषद के पास सदन का बहुमत है तो राज्यपाल की शक्तियां मंत्री परिषद की सलाह और परामर्श के लिए बाध्य है, राज्यपाल इस सलाह के अनुसार काम करेगा। ये कहने के बाद भी राज्यपाल क्या कर रहे हैं आपको पता है। और राज्यपालों ने मध्य प्रदेश में क्या किया, राज्यपालों ने कर्नाटक में क्या किया, राज्यपाल ने कैसे महाराष्ट्र में तड़के सुबह सुबह शपथ दिला दी थी देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को, बाद में तख्ता पलट हो गया। उत्तराखंड में क्या हुआ, अरुणाचल में क्या हुआ, 6 साल की ऐसी कम से कम 1 दर्जन कहानियां हैं। 70 साल पर जाएंगे तो आपको बहुत कहानियां मिलेगी। बात यही है कि जब भी बीजेपी के नेताओं से उनके इन कहानियों की बात करो तो वो कांग्रेस की बात करने लगेंगे, जैसे कंपटीशन हो कांग्रेस से, कि वो सब पहले धतक्रम कर लेंगे जो कांग्रेस ने किया है 50-60 साल में। जब सब एट पार हो जाएगा, बराबरी का मुकाबला हो जाएगा, तब उनसे पूछिएगा। वैसे ही अभी शाहनवाज का बयान है, इसमें कांग्रेस के राज में बहुमत की सरकारें बर्खास्त हुई। ये शाहनवाज हुसैन बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं। तो जैसे ही इनसे आप कहेंगे तो ये कांग्रेस का बता रहे हैं कि संविधान और लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं जानता, और ये वो आपातकाल लगा दिया फलना। अरे भाई, इस कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की, सब जानता है, सब जानते हैं लोग। इमरजेंसी देश में लगी, वो काला अध्याय है देश के लिए, लोकतंत्र पर काला धब्बा है, सब जानते हैं। सर, आपके राज्यपाल, आपके राज्य में आपके नेता वो क्या कर रहे हैं उस पर भी बोलिए। उत्तराखंड में सरकार रिस्टोर हो गई, कोर्ट के फैसले के बाद आपने तख्ता पलट किया और सरकार वापस आ गई उस पर। तो आप कंपटीशन कर रहे हैं, ये है लोकतंत्र में छल कपट से काम नहीं चलेगा। ये सब खबरें हैं हिंदुस्तान में। अब मैं भूल न जाऊं इसलिए एक दिलचस्प खबर है। एक तो खबर यह है कि गुरुग्राम की कोर्ट में जैक मा को तलब किया गया। इसमें जो एक पूर्व कर्मचारी, यूसी न्यूज़ एक ब्राउज़र है, यूसी के एक काम करने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार, एसोसिएट डायरेक्टर रहे पुष्पेंद्र परमार ने संगीन आरोप लगाए यूसी पर कि यूसी जासूसी करता है चीन के लिए, यूसी ब्राउज़र, और उसके लिए कोर्ट ने समन किया है, गुरुग्राम की कोर्ट ने। ये खबर है। इस बीच में भूल न जाऊं इसलिए, लॉकडाउन में मोबाइल कंप्यूटर एडिक्शन के मरीज 4 गुना तक बढ़े। 8वीं से छोटी क्लास के बच्चों में भी आ रही समस्या, ये बहुत गंभीर है। आपके घर में भी बच्चे हैं, या आप देख लें, आपके घर, नीचे की हेडलाइन शायद आप देख पा रहे होंगे, आपके घर में भी बच्चे होंगे, मेरी भी बेटी है। इसको ज़रा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉकडाउन में हम सब लोग मोबाइल पर सक्रिय हैं, व्यस्त हैं, लेकिन हमें देखने की ज़रूरत है क्या हमारे बच्चे ज़्यादा लॉकडाउन के दौरान, घर में रहने के दौरान, ऑनलाइन पहले से पढ़ाई शुरू हो गई, उस दौरान क्या ज़्यादा गेमिंग और इस पर वक्त बर्बाद कर रहे हैं। एम्स के सर्वे में 51% युवाओं ने माना लॉकडाउन में ऑनलाइन गेमिंग की आदत बढ़ी। और सबसे बड़ी बात, 8वीं से छोटी क्लास के बच्चों में आ रही समस्या। और उसके बाद इन्होंने बताया है कि चेतावनी दी है, सावधानी बरतें, 30 मिनट से ज़्यादा ना हो स्क्रीन एक्सपोजर। और ये सारी जानकारी ये सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए है। हम और आप सब मिलकर अपने घर में अपने परिवार, अपने परिजन और बच्चों पर ध्यान दें, एक दूसरे की काउंसलिंग और सलाह करें। हालांकि किसी के कहने से कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर ध्यान दें। एक ये खबर है। एक और दिलचस्प खबर मुझे दिखी, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद खबर पर आता हूँ, बाकी खबरों पर। चूँकि बहुत सारे लोग मुझे भी कहते हैं कि आप हंसते मुस्कुराते कम हैं। और एक हमारे ललित यादव जी हैं, यूट्यूब के ज़रिए उनसे परिचय हुआ, शायद आज ये वीडियो भी देखेंगे। वो मुझे एक बार, मैं हंसता हुआ कोई वीडियो था शायद, तो उन्होंने कहा आज आपकी हंसी दिखी। तो सर, मैं हंसता हूँ। एक शेर है निदा फाजली का शायद, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो बार बार देखना। तो हर आदमी में 10-20 आदमी होते हैं, उसके कई चेहरे होते हैं। अभी मैं अगर गंभीर खबर बता रहा हूँ तो उसमें हंसने की गुंजाइश कम होती है, लेकिन एक खबर दिलचस्प दिखी तो मुझे लगा शेयर करूँ। हिंदुस्तान के आखिरी पन्ने पर है, उम्र छिपानी है तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। एक खबर है, ये मेरे ख्याल से कोई सर्वे है जिसमें कहीं छपा है, जर्नल ऑफ हैप्पीनेस
स्टडीज में छपा है। न्यू कैसल यूनिवर्सिटी का हालिया शोध है। शोधकर्ताओं ने कहा है हंसता खिलखिलाता चेहरा लोगों के ऊर्जावान होने की निशानी माना जाता है। यही नहीं, इससे संबंधित व्यक्ति खुद भी फील गुड महसूस करता है। उसमें स्ट्रेस हार्मोन्स कार्टिसोल का उत्पादन घटने, रक्तचाप नियंत्रित रहने और प्रतिरोधक क्षमता में सुधार होने जैसे सकारात्मक बदलाव दिखते हैं, जो ढलती उम्र को छिपाने में मददगार होते हैं। पसंदीदा गाने सुने, फिल्में देखें, ये सब इसमें है। तो ये आप में से बहुत लोगों के लिए है, हो सकता है मेरे जैसे लोगों के लिए भी हो। तो एक ये दिलचस्प खबर ये दिखी मुझे, बाढ़ की खबर बेचैन करने वाली है। जो हम कई राज्यों से खबर आ रही है, जिसमें बिहार और असम की खबर है। तो मेरे ख्याल से 25 लोगों की मौत, अगर बाढ़ के बारे में जानकारी है कि 25 लोगों की मौत सिर्फ एक दिन में रविवार को हुई है। वो खबर मैं आपको बताता हूँ। और बिहार में तो खबर है कि सिर्फ रविवार को 15 लोग मरे, और हर बार बिहार में ऐसी चीज़ होती है, बाढ़ से तबाही होती है। अब ये भास्कर की खबर है, 12,80,000 आबादी बाढ़ से घिरी, 1,36,000 बचाए गए। बिहार के 11 जिलों में बाढ़ की चपेट में राज्य के 11 जिले आए हैं। और उसके बाद बुरा हाल है, इसमें वो खबर नहीं है लेकिन किसी अखबार में है कि सिर्फ रविवार को 15 मौतें हुई है। 15 मौतें एक दिन में। हाँ, हिंदुस्तान में, वो भी बता दूं आपको, एक दिन में 15 मौतें बाढ़ में। तो क्या कर रही है सरकारें। और उसके बाद आपको पता होगा सुशील मोदी का बयान कि 15 साल से लालू ने अस्पताल नहीं बनाया। कल भी उन्होंने उसी तरह का एक बयान दे दिया, हर चीज़ लालू ही करके जाते, तो ये क्या करते 15 साल से, क्या कर रहे हैं। 15 साल से आपकी सरकार है, तटबंध हर साल टूटता है, हर साल कोसी में बाढ़ से तबाही आती है, तांडव होता है। 2008 में भी जब तबाही और तांडव हुआ था कोसी का, मैं खुद वहाँ था और मैंने बहुत सारी स्टोरीज की थी, बल्कि उस पर मुझे रामनाथ गोयनका अवार्ड भी मिला था उस बाढ़ की कवरेज के लिए। न्यूज़ 24 में था मैं, राहत लेकर 1 महीने तक बिहार में मैंने मुहिम चलाई थी, मैंने और न्यूज़ 24 की पूरी टीम ने। तब से लेकर आज तक, उसके पहले 2005 से अपने 15 साल को देखिए, तो तबाही की कहानियाँ हैं, बाढ़ की त्रासद स्थितियाँ हैं। और उसके बाद विजुअल और तस्वीरें आप चैनलों पर देख रहे हैं। इसी में है बिहार और असम में बारिश से 20 की मौत, बाढ़ और बारिश से। अब ये सोचिए ट्रेजेडी कि वो गरीब लोग जिनका कोई माँ बाप नहीं होता, सुनने वाला नहीं होता, झोपड़ियों में रहते हैं। इसी में है कि रविवार को उत्तर बिहार के जिलों में बाढ़ और बारिश के पानी में डूबने से रविवार को 15 लोगों की मौत हो गई। गंडक नदी का कहर जारी, 15 लोगों का मौत बाढ़ और बारिश के पानी में डूबने से एक दिन में। लानत है बिहार सरकार पर और लानत है ऐसे लोगों पर जो उसके बाद कहते हैं कि 15 साल में लालू यादव ने क्या किया। लालू यादव ने जो किया उनकी सजा लालू यादव भुगत रहे हैं, उनके परिवार के लोग भुगत रहे हैं, उनकी पार्टी भुगत रही है। तभी तो 15 साल से सत्ता में नहीं है। बीच में अगर आई भी गठबंधन के साथ नीतीश के, तो वहाँ भी तिया पांचा खेल करके उसके बाद वो बाहर गए। आप सत्ता में बीजेपी के लोग, नीतीश कुमार, और आप सारा गेम चेंज कर दिया। वोट किसी और गठबंधन को मिला, सत्ता में कोई और गठबंधन है, और आरोप आज भी वहीं लगा रहे हैं। तो ये कहानी है। प्रधानमंत्री मोदी आज ICMR के 3 लैब का उद्घाटन कर रहे हैं, ये आपको पता होगा। नोएडा, मुंबई और बंगाल, उसमें तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, ये आपको पता होगा। और आपको ये भी पता होगा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, भोपाल के सांसद, ने कल परसों एक वीडियो जारी करके कहा था कि हनुमान चालीसा पढ़ें 10 दिन 7 बजे रोज़ 5 बार, और इससे कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी। अगर हनुमान चालीसा पढ़ने से ही मुक्ति मिलेगी तो देश भर में शायद लाखों लोग ऐसे होंगे जो हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे। उन्हें तो कभी कोरोना नहीं होना चाहिए, मंदिरों में किसी को कभी कोरोना नहीं होना चाहिए, और उसके बाद तमाम जो भक्त लोग हैं उन्हें तो कभी कोरोना नहीं होना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी को ये ICMR के इस लैब का उद्घाटन भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बयान, इस तरह की बातें करते हैं लोग और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, तो ये हो गया। उसके बाद कोरोना की स्थिति पर एक जानकारी है, ये आपको बता दूं। राजभवन का प्रदर्शन और ये सब है। एक जो खास बात है राज्यपाल को लेकर, उसकी भूमिका को लेकर, उसको नज़र रखने की ज़रूरत है कि आगे क्या होता है। अगस्त से सिनेमा, जिम खुल सकते हैं पर स्कूल, मेट्रो नहीं। ये स्थिति अभी वैसे ही है। और राजस्थान का रन आज सुप्रीम कोर्ट में कानूनी जंग पर दोनों खेमों में बटी कांग्रेस। उसके बाद एक डॉक्टर की मौत हुई है दिल्ली में, कोरोना से लड़ते हुए ज़िंदगी की जंग हार गए एक डॉक्टर हैं। उनकी तस्वीर छपी है कि कैसे कोरोना महामारी से लोगों की जान बचाते हुए डॉक्टर, कोरोना वॉरियर शहीद हो गए।
अंबेडकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर जोगेंद्र चौधरी 1 महीने तक अस्पताल में एडमिट रहे, संक्रमण से लड़ते रहे। अब ऐसे डॉक्टर्स को जितनी बार सलामी दें, जितने भी सलाम करें कम है। हमारी आपकी ज़िंदगी बचाते हुए कई डॉक्टर दुनिया भर में, अगर हम अपने देश की भी बात करें, कई डॉक्टरों की, नर्सेज की जान जा रही है। तो इन डॉक्टर साहब के लिए संवेदना, क्योंकि 1 महीने की जद्दोजहद के बाद उनकी जान चली गई। राजधानी में, दिल्ली से अच्छी खबर आ रही है कि राजधानी में जुलाई के महीने में कोरोना से मौतों में कमी आई है, ये खबर है। और लगातार इसको लेकर दिल्ली सरकार अपना प्रचार प्रसार भी कर रही है। मास्क उतारने का मन हो तो कोरोना योद्धाओं को याद करें, मोदी ने कल कहा था मन की बात में, अच्छी बात है और ये हम सबको कोशिश करनी चाहिए। हमसे भी एक बार चूक हुई थी कल अखबार वाले से बात करते वक्त, मैं उसके लिए आज सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन कल मुझसे चूक हुई। असम में बाढ़ की यहाँ भी खबर है। असम में बाढ़ से 100 से ज़्यादा मौतें, बाढ़ से 100 से ज़्यादा मौतें हो गई है असम में। 100 लोगों की मौत बाढ़ से, और हर साल होती है। तो ये सरकार की कितनी बड़ी लापरवाही और विफलता है, ये आप सोचिए। इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया की खबरें आज छूट गई, चूँकि यूपी पर मैंने ज़्यादा बात की। तो दोस्तों, मैं अगर बीच में, चूँकि शुरू में मैंने नहीं कहा था, जिन साथियों ने मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अगर आपको कहीं लगता है कि मेरी बातों में कुछ ऐसी बात है जिसको शायद आपको एतराज़ के लायक लगे, या मेरे वीडियो में लगे कि इसको सुधार करने की ज़रूरत है, कुछ कमी है, कुछ और तरह की जानकारी आपको चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन जानकारियों को भी मैं शामिल करूं। फ़िलहाल मेरा दायरा राजनीति पर ज़्यादा होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उन जानकारियों को भी आप तक पहुंचाऊं। एक दिलचस्प राजस्थान में ये भी हुआ है दोस्तों, बीएसपी ने चिट्ठी लिखकर अपने सदस्य, जो 6 विधायक जो पिछले साल शामिल हो गए थे कांग्रेस में, उनसे कहा है कि अगर आपने वोटिंग की, अगर आपने कांग्रेस के साथ वोटिंग की तो आपकी सदस्यता जा सकती है। व्हिप जारी किया। ये जारी कब किया है? 9 महीने 10 महीने बाद। पिछले साल शामिल हुए, नींद अब खुली, हालांकि याचिका लंबित थी, स्पीकर ने एक बार रिजेक्ट किया। 9 महीने बाद। तो गेम यहाँ क्या है आप समझ सकते हैं। मायावती का, बीएसपी का, साफ साफ बीएसपी का झुकाव कई मामलों में, हाल के दिनों में कई बयान है मायावती को, राजस्थान को लेकर भी और भी, जहां साफ झुकाव दिखता है कि राजस्थान मायावती या बीएसपी बीजेपी के साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से नज़र आती है। ये नवोदय टाइम्स है, हमारे मित्र हैं आकुश श्रीवास्तव, इसके एडिटर हैं। यहाँ भी वही है, अंबेडकर अस्पताल के एक डॉक्टर की कोरोना से मौत, सावधान रहने की ज़रूरत। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। एक इसमें आकार पटेल का लेख है, मोदी ज़्यादा से ज़्यादा भाषण और घोषणाओं की गारंटी दे सकते हैं। थोड़ा तल्ख इनका लेख होता है, आलोचनात्मक रवैया होता है, इसलिए इनका भी, इनकी जो मोदी समर्थक लोग हैं काफ़ी ट्रोल भी करते हैं। तो इन्होंने मोदी के लिए लिखा है, भाषण और घोषणाओं की गारंटी देते हैं और काम को लेकर कुछ सवाल और ऐलान को लेकर कुछ सवाल है। तो इस वीडियो को दोस्तों 32-33 मिनट हो चुका, मैं यहीं ख़त्म करता हूं। आप सबसे फिर मुलाकात होगी कल 10 बजे इसी तरह से अखबारों के साथ, अखबारों की खबरों के साथ लगातार। इससे पहले जाते जाते इतना कह दूं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। एक और चीज़ बीच में एक लाइन और बता दूं, मैं कहीं से ये निकला था कि गोरखपुर में पान विक्रेता के बेटे का अपहरण हुआ है, किडनैपिंग, ये भी हिंदुस्तान में एक खबर दिखी है। चलिए, नमस्कार, मिलते हैं फिर।